नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी लोगों को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि 2025 में आप सभी लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। इसी आशा के साथ आज मैं आप लोगों के साथ में अपना पहला वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं और जिसमें हम लोग 70वीं बीपीएससी मेंस के ऊपर जीएस पेपर 2 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और जीएस पेपर 2 के में भी साइंस एंड टेक के प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं बीपीएससी के द्वारा या पूर्व के वर्षों में क्या पूछे गए हैं, उसी को आधार बना करके हम लोग अपने मेंस की तैयारियों को प्रारंभ करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक सेशन ऑलरेडी कवर कर चुका है, कर लिया है हम लोगों ने डीडॉलराइजेशन, जो कि पिछले 2 वर्षों में डीडॉलराइजेशन के ऊपर काफी चर्चा हो रही थी। तो संभावना है कि 70वीं बीपीएससी मेंस जो कि अप्रैल में प्रस्तावित है, उसमें ये डीडॉलराइजेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाइलिंगुअल सेशन लिया था मैंने वो, और आने वाले जो सेशन होंगे वो दोनों मिक्स होंगे, हिंदी और बाइलिंगुअल दोनों में वहां पे मैं आप लोगों को उपलब्ध कराने वाला हूं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक अपना बीपीएससी मेंस की तैयारी प्रारंभ नहीं की है तो अपनी तैयारियों को प्रारंभ कर दीजिए और बीपीएससी के अनुसार जो उसका मेंस का एग्जाम डेट है वो आपका अप्रैल में प्रस्तावित किया गया है। तो इस सेशन में हम लोग मूल रूप से साइंस एंड टेक के प्रश्नों को देखेंगे जो कि पूर्व के अनुभवों के आधार पर मैंने यहाँ पे लिया है और सेक्शन वाइज मैंने इसे डिफाइन करने का प्रयास किया है। क्या क्या प्रश्न 70वीं बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। साइंस एंड टेक को मूल रूप से हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा सेक्शन 3 जीएस पेपर 2 के सेक्शन 3 से संबंधित है। यदि हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ऊर्जा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि हम लोग साइंस एंड टेक के प्रश्न ले या पॉलिटी के या जो भी विषय के, अर्थव्यवस्था के या ज्योग्राफी के, तो बिहार के विशेष संदर्भ में अपने उत्तरों को हमें तैयार करना होगा, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा के स्रोत क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, उसकी चर्चा हमें कर लेनी होगी। इसके विषय में हमें जानकारी रखनी होगी और उदाहरणों के साथ में। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान समय में न केवल भारत की जनसंख्या बढ़ रही है परंतु भारत विकास के पथ पर भी अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब भारत का विकास हो रहा है तो ऊर्जा की मांग भी जो दिन प्रतिदिन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकताओं या उसकी मांग को किस प्रकार से पूरा किया जाएगा, इसके उपाय आपसे पूछे जा सकते हैं। सरकार ने क्या उपाय किया है या आप क्या उपाय बता सकते हैं, उसके संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऊर्जा प्रबंधन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन करके आ जाता है। यदि हम लोग ऊर्जा का सही ढंग से प्रबंधन नहीं कर पाएंगे तो 24/7 365 हम लोग एनर्जी को सप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना उत्पादन हम लोग करेंगे, अगर हम लोग खपत उससे ज्यादा करें तो बिना प्रबंधन के यह नहीं हो पाएगा। तो प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आज के दिनों में किसी भी क्षेत्र में, यह ध्यान रखिएगा। तो उससे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कचरा प्रबंधन ध्यान रखिएगा, कचरा प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा आप लोगों के लिए सॉलिड वेस्ट भी या ठोस अपशिष्ट भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठोस अपशिष्ट, साथ ही साथ ऊर्जा प्रबंधन, साथ ही साथ हम लोगों ने ऊर्जा प्रबंधन देख ही लिया है और यहाँ पर इसका एक एंगल ये भी देखिएगा कि किस प्रकार से अपशिष्ट जो है या कचरा जो है उससे हम लोग ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, उसके लाभ क्या क्या है या किस प्रकार से करेंगे, ये भी हमसे संबंधित इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे है भारत का परमाणु सिद्धांत या कार्यक्रम। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो भारत में नाभिकीय ऊर्जा का भविष्य क्या है, पूर्व में किस प्रकार के कार्य हुए हैं और नाभिकीय ऊर्जा के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को भी हमें देखना होगा। क्योंकि हम लोग जापान के फुकुशिमा संयंत्र की घटना जानते हैं, रूस के चेरनोबिल की घटना जानते हैं, तो इन घटनाओं को देखते हुए क्या भारत में भी, जहाँ की इतनी विशाल जनसंख्या है, आबादी निवास करती है, आबादी वाले क्षेत्रों में हम लोग परमाणु संयंत्र की स्थापना कर सकते हैं? तो इस प्रकार से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और भारत की अगर बात करें तो भारत के विकास में परमाणु ऊर्जा किस प्रकार से सहायक सिद्ध हो सकता है, उसके विषय में चर्चा करना है। और ऊर्जा के क्षेत्र में, चूंकि हम लोग जानते हैं कि भारत जो ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा का जो क्षेत्र है भारत में, उसमें भारत आत्मनिर्भर नहीं है। तो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या भारत को परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता है, इस प्रकार से संबंधित प्रश्न जो है घुमा करके पूछे जा सकते हैं, उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के साथ में। साथ ही साथ यहाँ पे हमें ध्यान रखना है अगले टॉपिक पर कि यहाँ पर प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन, ये तीनों को मैंने एक ही सेगमेंट में डाल दिया है और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं।
यहाँ पर ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर ट्रायड मैंने लिखा होगा कहीं पे, हाँ न्यूक्लियर ट्रायड, ये न्यूक्लियर ट्रायड आप लोग देख लीजिएगा, परमाणु त्रय, परमाणु त्रय, चूंकि हम लोग क्या है, एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, और परमाणु शक्ति संपन्न होने के साथ में हम लोग एयरफोर्स हो गया, हमारी जो थल सेना है वो हो गई, और नौसेना, ये तीनों की तीनों जो है परमाणु हमला करने में सक्षम है। और हाल ही में अरिघट परमाणु पनडुब्बी को भारतीय सेना में शामिल किया गया, भारतीय नौसेना में। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अरिहंत के बाद अरिघट दूसरी परमाणु पनडुब्बी है, तो उससे भी परमाणु ट्राइड से भी, न्यूक्लियर ट्राइड से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन जाती है। क्या है, कैसे फंक्शन करेगा, किस प्रकार से भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह को लॉन्च किया है, किस प्रकार से इसका काम होगा, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रदूषण की बात करेंगे, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु प्रदूषण की, तो सबसे पहले पारिस्थितिकी और मानव पर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर मैं किसी एक पर्टिकुलर प्रदूषण की बात नहीं कर रहा हूँ, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण की बात नहीं कर रहा हूँ, संपूर्ण होल प्रदूषण की यहाँ पे बात हो रही है। किस प्रकार से उसने पारिस्थितिकी और मानवीय तंत्र को प्रभावित करने का प्रयास किया है, किस प्रकार से प्रभावित किया है, प्रयास नहीं किया है। तो इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे तो प्रदूषण को समाप्त करने में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है, प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है, साइंस एंड टेक की क्या भूमिका हो सकती है। मूल रूप से अगर हम लोग बात करेंगे तो नवाचारी उपायों की चर्चा करनी है, जिसमें कि हमारा जो इनोवेशन हो रहा है इस क्षेत्र में, किस प्रकार के इनोवेशन हुए हैं, किस प्रकार के हम इनोवेटिव उपाय यहाँ पर बता सकते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए जो भी प्रयास हैं उसकी चर्चा हमें करनी होगी। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण की बात करेंगे तो भारत में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है, दिल्ली में लगातार इस पे हो हल्ला होता रहता है, तो वायु प्रदूषण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना अब बन जाती है। क्या है, कैसे है, मिटिगेशन के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, सरकार ने क्या उपाय किए, आप क्या उपाय सुझा सकते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिल सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण और भारत का आर्थिक विकास के मध्य क्या संबंध है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि पर्यावरण प्रदूषण किस प्रकार से भारत के आर्थिक विकास को प्रभावित कर रहा है, या उनके मध्य किस प्रकार का संबंध है, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हमेशा से हॉट टॉपिक रहता है, और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज दोनों ध्यान में रखिएगा। कारण प्रभाव मिटिगेशन वगैरह इसका देख लीजिएगा आप लोग। जल प्रदूषण भी देखना है हमें, मृदा प्रदूषण भी देखना है, तो कारण प्रभाव और निपटने के उपाय, और ये सभी जो प्रश्न है ये बिहार के विशेष संदर्भ में आपको तैयार करके चलने होंगे। साथ ही साथ यहाँ ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से प्रदूषण बिहार के आर्थिक प्रभावों को प्रभावित कर रहा है, इसे आप आर्थिक विकास को प्रभावित कर रहा है बिहार का, तो ये भी आपको देखना होगा। इस पर एक स्पेशल और डेडिकेटेड चीज आप बना करके आंसर तैयार करके रखेंगे। हो सकता है कि प्रश्न ये आपसे पूछ दे कि पर्यावरण प्रदूषण किस प्रकार से बिहार के आर्थिक विकास को प्रभावित कर रहा है। चूंकि अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, और कृषि प्रधान राज्य होने के साथ अगर सॉइल पॉल्यूशन होता है, हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है, तो कहीं ना कहीं वो फसलों को नुकसान पहुंचाएगा। एयर पॉल्यूशन होगा तो वही फसल को नुकसान पहुंचाता है। धूल अगर बहुत अधिक मात्रा हो जाती है वायु में तो कहीं ना कहीं वह पौधों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये सब चीजें आप लोग अपना आंसर बना करके इससे संबंधित चलेंगे। बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी चौथे टॉपिक की, तो इस सबसे पहले कि जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक क्या है और इसके विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से उपयोग किए गए हैं, बायोटेक्नोलॉजी और किस प्रकार से इसके उपयोग किए गए हैं, ये आपको देखना है। कृषि, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। ये तीनों क्षेत्र आप लोगों को ध्यान में रखने होंगे कि कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में और मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में बायोटेक ने क्या अपना योगदान दिया है और किस प्रकार से और आगे कार्य हो रहे हैं। इसके साथ ही बिहार में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से कृषि उत्पादन को बढ़ाने का उपाय आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कि कृषि और वैज्ञानिक तकनीक को, तो सबसे पहले आप लेकर के चलेंगे जैव तकनीक एवं खाद्य सुरक्षा। ध्यान रखिएगा, क्रिस्पर Cas9 और जीन एडिटिंग, भारत में जेनेटिक फसलों के उत्पादन को मंजूरी नहीं दी गई है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जेनेटिक फसलों से हम रोग प्रतिरोधक क्षमता जो फसलों की होती है उसे बढ़ा सकते हैं और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मानव के ऊपर वो संशोधित जीन वाले फसल किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे इसकी जानकारी हमें नहीं है।
तो जैव तकनीक की अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं धान, गेहूं और जितने भी फसल हैं सभी का, तो उत्पादन हमारा बढ़ जाएगा, हमारी खाद्य सुरक्षा बढ़ जाएगी। तो खाद्य सुरक्षा को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, कैसे हम लोग स्थापित कर सकते हैं जैव तकनीक और खाद्य सुरक्षा के मध्य संबंध को, ये तैयार कर लीजिएगा। बिहार के कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, ये ध्यान रखिएगा। ट्रांसजेनिक फसल ध्यान रखिएगा और इसका प्रभाव क्या हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव ध्यान रखिएगा। खाद्य सुरक्षा से जाकर के ये जुड़ जाएगा ट्रांसजेनिक फसल का। इसके पश्चात आते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात करेंगे तो यहाँ पर इसरो की उपलब्धियां, अंतरिक्ष अनुसंधान का विवरण, इसमें चंद्रयान हो गया, गगनयान हो गया, शुक्रयान हो गया, भारत का आदित्य L1 मिशन हो गया, या भारत का अपना अंतरिक्ष में अंतरिक्ष स्टेशन BAS ये हो गया। तो इस पर छोटी छोटी टिप्पणियां लिखने के लिए दी जा सकती हैं, या सभी को मिलाकर के इसरो की उपलब्धियों में ये प्रश्न को शामिल किया जा सकता है, या इसरो के भावी मिशन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसरो की उपलब्धि अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य किया है और उसके भावी मिशन से क्या है, उसकी जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास एवं प्रसार भारत में किस प्रकार से हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अर्थव्यवस्था के विकास में क्या भूमिका है। स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रों में साइंस एंड टेक की क्या भूमिका हो सकती है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ई शासन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ई शासन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। और बिहार में स्थिति क्या है, 65वीं बीपीएससी में इसे एक बार पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। 65वीं बीपीएससी में ई शासन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे कि विभिन्न समस्याओं के समाधान में साइंस एंड टेक की क्या भूमिका है, इससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। अब जैसे बिहार में बाढ़ और सूखा दोनों पड़ता है, तो उस स्थिति से निपटने के लिए साइंस एंड टेक किस प्रकार की भूमिका निभा सकती है। और विशेष रूप से आज के दिन में हम लोग देखते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लगातार चर्चा हो रहा है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस प्रकार से बिहार के बाढ़ और सूखे की स्थिति को निपटने में अपनी भूमिका निभा सकता है, इसे तैयार करना है। आपदा पूर्वानुमान और प्रबंधन में भूमिका, ये ध्यान रखेगा। आपदाओं से पीड़ित एक राज्य है, तो आपदा पूर्वानुमान और प्रबंधन में भूमिका क्या हो सकती है साइंस एंड टेक की। नदी जोड़ो योजना अभी हाल में ही हुआ है, जलापूर्ति और पेयजल की समस्या से निपटने में साइंस एंड टेक की क्या भूमिका होगी, इसमें प्रश्न आ सकता है। सुशासन के क्षेत्र में साइंस एंड टेक का क्या प्रयोग हो सकता है। साथ ही साथ टेक का स्वदेशीकरण, आवश्यकता और उपलब्धियां, विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में ध्यान रखिएगा। हम लोग रक्षा क्षेत्र में आज के दिन में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, और हम लोगों ने पहले हम लोग केवल जो अस्त्र शस्त्र होते थे उसका आयात करते थे। आज के दिन में हम लोगों ने निर्यात करना प्रारंभ कर दिया। हम लोगों ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची है। अगर हम लोग बात करेंगे आर्मेनिया को, तो आर्मेनिया को हम लोगों ने आकाश मिसाइल भेजी है, और बहुत सारे अदर जो इक्विपमेंट्स हैं वो हम लोगों ने भेजे हैं आर्मेनिया को। इसके अतिरिक्त यदि आप लोग रूस यूक्रेन युद्ध को देख रहे होंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे भारतीय आयुध जो है यूक्रेन से प्राप्त हो रहे हैं, जो कि ब्लैक मार्केट से खरीदे गए। हम लोगों ने यूरोप की किसी कंपनी को, यूरोप के किसी देश को बेचा है, और उन देशों के माध्यम से वह जो अस्त्र शस्त्र है वो कहाँ पहुंच गए हैं, यूक्रेन पहुंच गए हैं। और ये हमें लगातार दिखाई दे रहा है, और विशेष रूप से आर्टिलरी सेल्स यूक्रेन में ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं, जिसका उपयोग तोपों में किया जा सकता है। तोप के गोले जो हैं, भारतीय तोप के गोले यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें भी हो रही हैं, तो इसे भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ अग्नि 5 का भारत ने प्रक्षेपण किया था, परीक्षण किया था, और ये MIRV तकनीक से युक्त है। MIRV तकनीक से युक्त है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। MIRV तकनीक क्या है, अग्नि 5 देख लीजिएगा। किस प्रकार से यह भारत के हितों को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। अग्नि 5 हाइपरसोनिक मिसाइल देख लीजिएगा। ब्रह्मोस 2 का निर्माण हो रहा है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है। तो ब्रह्मोस तो ऐसे ही मारक मिसाइल है, सब लोग उससे थरथराता है, और बिना बम का एक पाकिस्तान में भी जाके पड़ोस में गिर गया था हमारा, तो पाकिस्तान का तो हाथ पैर फूल गया था। उसने बताया कि हम लोगों ने ट्रैक किया। अरे भैया, ट्रैक किया तो तुम्हारा एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था? तुम्हारे पास में तो चीन का दिया हुआ एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो वो क्या कर रहा था? और तुम बोलते हो कि S-400 से बढ़िया है।
फिर भी तुम्हारे अंदर में घुस गया और घुस करके जहां पर गिरना था वो गिर गया। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो ध्यान रखिएगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल आदि पर आप लोग अपना नोट्स तैयार रखिएगा। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के निर्माण में प्रौद्योगिकी और आधुनिक नवाचारों की क्या भूमिका है। आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी बराबर करते हैं नवाचार की बात, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, उसमें आधुनिक नवाचारों की भूमिका की बात करते हैं और प्रौद्योगिकी की भी भूमिका की बात करते हैं। तो किस प्रकार से भारत के विकास में ये अपना सहायता प्रदान करेगा। अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात करेंगे जो हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं, ये भी आप लोग तैयार करके जाएंगे। इसमें पहला है हमारा अंतरिक्ष कचरा। आज के दिन में हम लोग जितना उपग्रह का प्रक्षेपण कर रहे हैं वो या तो ग्रेवियार्ड सर्किल में रोटेट करते रहती है अर्थ ऑर्बिट में, या फिर अगर बात करेंगे तो इसी प्रकार से घूमती फिरती रहती है अंतरिक्ष में, या हम लोग पीछे नीचे पृथ्वी पर इसे गिरा लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कचरा अंतरिक्ष में उपस्थित आज के दिन में भी है। क्वांटम कंप्यूटिंग की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है और चीन इस क्षेत्र में काफी ज्यादा काम कर रहा है, भारत ने भी इस क्षेत्र में काफी काम किए हैं। इसके पश्चात है हमारा नैनो तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफी चर्चा हो रही है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका की बात हो रही है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है और टाइप्स क्या क्या है, सरकार के द्वारा इससे निपटने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, उसकी चर्चा पर आप लोग नोट्स तैयार करिएगा। ग्रीन एनर्जी पर है, ग्रीन एनर्जी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की चर्चा हो रही है काफी ज्यादा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि पोस्ट कोविड के उपरांत अगली महामारियों से लड़ने के लिए वन हेल्थ अप्रोच क्या हो सकता है, यहाँ पर आपको अपना आंसर रेडी रखना होगा। साथ ही साथ नेट जीरो बाय 2070 मोदी जी का टारगेट है। नेट जीरो बाय 2070 कार्बन फुटप्रिंट क्या है और हम किस प्रकार से इसे अचीव करेंगे और सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, आपको ये बताना होगा। साथ ही साथ पंचामृत याद रखिएगा, ग्लासगो में दिए थे मोदी जी ने, और मिशन लाइफ किस प्रकार से इसमें अपनी भूमिका निभा सकता है। इन सभी चीजों को लेकर के नेट जीरो हम किस प्रकार से 2070 में अचीव कर सकते हैं, तो आपको इस पे अपना आंसर्स वगैरह तैयार करके रखना होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत और खासकर बिहार के सामाजिक और आर्थिक विकास में सूचना प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका होगी भारत और बिहार के सामाजिक और आर्थिक विकास में। साथ ही साथ इससे जुड़ा हुआ एक टर्म आता है ऑगमेंटेड वास्तविकता, आभासी वास्तविकता और मेटावर्स, इससे भी काफी ज्यादा आप प्रश्न आने की संभावना है, आप लोग तैयार करेंगे। 5G की बात है, रोबोटिक्स की बात है, IoT की बात है, ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसी है, और सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा हमारा हरित हाइड्रोजन नीति। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, ये रट्टा होना चाहिए आप लोगों का कि आया नहीं कि हम लोग लिख दिए एज इट इज। और हरित हाइड्रोजन नीति और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए अधिकांश प्रश्नों के उत्तर लेकर के आऊंगा विथ फैक्ट एंड फिगर्स के साथ में, इसी चैनल पर यहीं पर आपका 2 तारीख से आप लोगों को फिर से प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।